नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज छत्तीसगढ़ में 2025-26 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री यूपी चौधरी ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने समेत कई विकास कार्यों वाला बजट पेश किया। साय सरकार का दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश हुआ, जो तकरीबन 1,60,000 करोड़ का रहा। इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा, किसान, भूमिहीन मजदूर समेत महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। मेट्रो से लेकर अस्पताल, कॉलेज जैसी घोषणाएं की गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो गति GATI थीम पर यह फोकस रखा गया। बजट में हर वर्ग का ध्यान भी रखा गया। तो कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया। 1,65,000 तकरीबन का यह बजट, गति की थीम जो शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। और ऐसे कई ऐलान हर तबके को साधने की कोशिश के तौर पर भी इस बजट को हर वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर, और बहुत डिटेल्ड बजट। लंबे अरसे बाद ये नजर आया छत्तीसगढ़ के बजट में, बहुत डिटेल्ड बजट ये रहा। बल्क डीजल क्रय पर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैट को घटाकर 17% किया था, ताकि स्थानीय उद्योगों को इसका लाभ मिले एवं अन्य राज्यों की कम दर से छत्तीसगढ़ को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। इसी कड़ी में रजत जयंती वर्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है, उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए। शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता DA बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। और मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत आपका। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तपेश चंद्र गुप्ता साहब, आप अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले, हालांकि रस्मन अनुराग जी के पास जाना चाहिए, पर चूंकि इतना डिटेल्ड बजट रहा है तो क्यों ना अर्थशास्त्र से बारीकी सुलझाने की कोशिश करें। तपेश चंद्र गुप्ता साहब, सबसे पहले, बड़ा डिटेल्ड बजट ये, लंबे अरसे से मैं छत्तीसगढ़ के बजट देख रहा हूं। मेरा ख्याल है जोगी कार्यकाल छोड़ दिया जाए, डॉक्टर साहब का बजट, और उसके बाद ये जो बजट था, बड़ा डिटेल्ड बजट था। एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझाई गई। इसके बाद बहुत डिकोड करने का मौका नहीं रहा। आपका रिएक्शन जी? इस बार जो प्रस्तुत बजट है, ये रजत जयंती वर्ष के आधार पर तैयार किया गया हुआ बजट प्रतीत होता है। यह विकास की कहानी और विश्वास का प्रतीक है। विकास की कहानी और विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि इसे बच्चों के स्वास्थ्य से लेके खेल कूद, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, रोजगार, अधोसंरचना का विकास, और ये कहा जाए कि न्याय की भी बात कही गई है, स्वच्छता की बात भी कही गई है, ऊर्जा की भी बात भी कही गई है, प्रेस और भत्तों के बारे में भी बात कही गई है। एक प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में, शासकीय जीवन में जितनी चीजें काम की आती है, वो सभी पहलुओं को छुआ गया है। उन सभी चीजों को परिभाषित करके उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है, और ये सरप्लस का बजट है एक प्रकार से। और जिस प्रकार से समाज कल्याण का काम किया गया, अपने नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने की कार्रवाई की गई। अब तक गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा के लोगों को आवास मिलता था, अब ये निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी इन्होंने आवास के रास्ते खोले, उसे छूट प्रदान की। कार्यालय, बहुत से भवन कार्यालय जो किराए में चल रहे थे, उनके लिए भवन की व्यवस्था किया। कर्मचारियों के लिए भर्ती के प्रावधान किए। 20,000 नई भर्तियां होंगी। इस प्रकार से युवा वर्गों को प्रोत्साहन की बात कही गई। उद्योग के लिए भी अलग से प्रावधान किए गए, जिनके मोटिवेशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए उन्हें सब्सिडी और छूट देने जैसे प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। ये सभी चीजें
हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। कृषि में भी अनेक केंद्र, देखिए शिक्षा में सिर्फ महाविद्यालय और स्कूल की बात नहीं हुई, उसमें टेक्निकल एजुकेशन भी है, मेडिकल एजुकेशन भी है, नर्सिंग भी है, और इसके साथ साथ आपको कुछ एक हब बनाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ मेडिकल हब बनाने की कोशिश जो की गई है, मेडको वगैरह का, ये मेडी सिटी बनाने की बात कही गई है। ये सब चीजें बताती है कि हम लगातार प्रगति के पथ पर है और हम विकास या अधोसंरचना विकास को भूलेंगे नहीं, ये संकल्पित करता है। दूसरी बात, राजस्व की वसूली में भी निरंतर वृद्धि हुई। अगर औसतन निकाला जाए तो हर क्षेत्र जहां से सरकार को राजस्व प्राप्त होती है, चाहे आरटीओ का हो, चाहे राजस्व विभाग से हो, या आपके आबकारी विभाग से प्राप्त होता हो, सब में औसतन 15 से 17% तक का वृद्धि हुई है। अर्थात वसूली की प्रक्रिया भी व्यवस्थित और नीतिगत रूप से किया गया। उसके बाद जो धन का बंटवारा किया गया वह ऐसा व्यवस्थित किया गया कि मैं तो लंबे समय से बजट देखते आ रहा हूं, यह पहली बार ऐसा मिल रहा है बजट इतना संतुलित कि सभी वर्ग के लिए बराबर वितरण हो रहा है। सांस्कृतिक संरक्षण की भी बात भी हो रही है, पर्यटन विकास की भी बात हो रही है, शिक्षा के विकास भी हो रही है, रोजगार की भी बातें हो रही है, उद्योग की बात हो रही है, तो परिवहन की भी बात हो रही है। ये जो क्रम लगातार बन रहा है, एक ऐसा लगता है जैसे विकास की एक माला बुन के रखा था और उसे मौके आने पर रजत जयंती पर्व पर सजो दिया गया और उसका एक उपहार के रूप में जनता को परोस दिया गया। एक अच्छा और एक उन्होंने हाथ से लिखा है वो आज उनके कॉन्फिडेंस में नजर भी आ रहा था। ये जो आज आपने बात कही, देखिए हाथ से लिखा हुआ बजट, वो मैं इस पर आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा जी सर। सुनिए ना, एक चीज, हाथ से लिखा हुआ बजट का मतलब हुआ कि वो अंतःकरण में उतरेगा। आदमी तभी लिख सकता है साहब जब मन के अंतःकरण में उतरा हो, नहीं तो टाइप तो कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर करते जाएगा। ये जो लिखा गया है मन से लिखा हुआ बजट है, जो हाथ से लिखा गया है। जी जी। अनुराग अग्रवाल साहब, बजट आज आपने पेश कर, अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग अग्रवाल साहब, बजट भी आ गया और आखिरी में जिससे कहते हैं कि पेट्रोल में वैट कम करके मैदान भी आपने मार लिया, रिएक्शन? कि जब जनादेश बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी समझती है। और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन जब हमारा सरकार बनी तब से हमने चालू किया था। पहला वर्ष जो हमारा बजट का था वो ज्ञान का था। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का, और उसके लिए हमने विभिन्न प्रावधान किए। अब जो बजट है वो गति का बजट है, उस ज्ञान को गति देने के लिए गति का बजट है। गति मतलब गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब ज्ञान की समायोजित उन्नति के लिए गति का ये बजट है। और इस बजट में सब वर्गों का ध्यान रखा गया, चाहे किसान की बात करें, महिला की बात करें, युवाओं की बात करें, आम जन की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, व्यापारी की बात करें, पत्रकारों की बात करें, सारे जन के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। और ऐसा रखा गया ताकि इनके आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति हो। आप देखिए कि हमने, पिछली सरकार ने जितनी धोखाधड़ी की थी वो सारी चीजें हम वापस महिलाओं को लौटाने लगे हैं। 1000 रुपये महतारी वंदन तो लगातार हम दे ही रहे हैं। हमने उनके महिला स्व सहायता समूह के कार्य जो उनसे छीने गए थे वो भी वापस उनके तक पहुंचा दिए गए। प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना जिसके लिए 8,500 करोड़ का बजट रखा है। इस प्रदेश ने देखा है कि कैसे पंचायत मंत्री ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि मैं अपने मुख्यमंत्री से गरीबों के आवास के लिए लगातार बजट मांगते रहा, लेकिन बजट नहीं दिए। 8,500 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जाता है वो 4 गुना मार्केट में घूमकर वापस आता है। लगभग 32,000 करोड़ रुपए इस मार्केट में नया फ्लो लेके आएगा। बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखा गया है। नगर पंचायत, नगर निगम ये रोड तो बना लेती हैं, रिंग रोड के लिए इनके पास बजट नहीं होता है। नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए इनकी तक व्यवस्था की गई है। जनमन योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र जो प्रदेश का सबसे अंतिम स्थान है जहां पे सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, वहां के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए प्रावधान रखा गया है। जैसे आप जानते हैं कि नक्सल क्षेत्रों में लगातार लगभग 350 नक्सली मार दिए गए, 1000 से ऊपर गिरफ्तारियां और 1000 से ऊपर समर्पण हो गए। और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बाकायदा घोषणा किया है कि मार्च 26 तक नक्सलवाद से प्रदेश मुक्त होगा। उन क्षेत्रों में विकास के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई हैं और उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है, और वो सरकार ने इस चीज को प्रारंभ कर दिया है। कृषक उन्नति की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की, महतारी वंदन, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, जल जीवन मिशन, मतलब ऐसी सारी योजनाएं जो आम जन को छूती हैं वो हमने किया है।
जी। चेंबर ऑफ कॉमर्स की बड़े समय से मांग थी कि नया रायपुर में उन्हें एक बिजनेस हब देना है, वो भी मांग पूरी गई। पत्रकारों के लिए जो राशि है 10,000 से उठा के 20,000 कर दी गई। उनके कार्यालय के लिए भी 1 करोड़ का नया रिनोवेशन दिया गया है। मतलब सारे वर्गों को बकायदा उनकी चिंता करते हुए इस सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि जैसे जनता जितना विश्वास हम पे दिलाई है, जनादेश जितना बड़ा हमें मिला है विधानसभा में, लोकसभा में, नगरीय निकाय में, पंचायत में, उससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ताकत से करना है। ठीक ठीक, जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ताकत से करना है। अमित श्रीवास्तव साहब, कहां लगता है कि पॉइंट उठाया जाए? ललित जी, अनुराग भाई की बातों को मैं सुन रहा था और निश्चित तौर पे मैं एक दो चीजें, मैं कहते हैं ना किसी का विरोध करने के लिए ही राजनीति नहीं करते। मैं एक चीज जो हक त्याग वाली बात थी जिसमें 500 रुपए में हक त्याग हो जाएगा, मुझे लगता है एक अच्छी योजना है। और लगातार जिस प्रकार से, दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि एज अ लॉयर मैं कहना चाहता हूं कि लगातार पिछले कई सालों से कोर्ट का डिजिटाइजेशन हो रहा था और अभी इन्होंने फिर कहा है कि हम उसे और आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि पर्सनली एज अ लॉयर मुझे 2 योजना पसंद आई और लगातार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से और अच्छा ये हो सकता था कि जिस प्रकार से रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इन्होंने एयरपोर्ट के लिए 40 करोड़ तो रखा है सरगुजा और दूसरे अंबिकापुर बस्तर एयरपोर्ट के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर रायपुर के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी अगर ये कुछ करते तो बहुत बेहतर होता। बहुत दिनों से बहुत प्रतीक्षित व्यापारियों की और रायपुर की जनता की और छत्तीसगढ़ की जनता की ये मांग थी, लेकिन अब it's too early to say anything right now. First we have to see the budget, then I am able to say anything. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से अनुराग जी को, मेरे अभिन्न मित्र हैं, लेकिन अनुराग जी को लग रहा होगा कि गिलास पूरी भरी है और मुझे लग रही है गिलास आधी खाली है। अब जनता को डिसाइड है कि गिलास भरी है कि खाली है, हम जनता पे छोड़ते हैं। चलिए, ये बात अच्छी है। ये भी बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कांग्रेस की तरफ से कम किसी बात की तो तारीफ कर दी जाए। 2 योजनाओं का आपने जिक्र किया और 2 योजनाओं की तारीफ भी की गई है। तपेश चंद्र जी, आपके पास में आना चाह रहा हूं। एक पॉइंट रह गया था कि हाथों से बजट निकला है और आपने कहा कि तभी वो अंतःकरण में छपा हुआ बजट है और भी कई चीजें, कई नए नवाचार देखने को मिले हैं। मसलन एक पॉइंट में उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने ऐसा नहीं किया है कि हर किसी का 2-2, 5-5% बढ़ा के एलोकेट कर दिया जाए। जहां जरूरत लगी वहां हमने बजट एलोकेट किया और जहां ज्यादा संभावना दिखी वहां हमने बजट एलोकेट किया। तपेश जी, क्या हुआ करता था कि बजट में 5% की वृद्धि की जाएगी, 10% की वृद्धि की जाएगी, उसके हिसाब से बजट बना के भेजिए, तो विभाग उस हिसाब से करता था। तो इस बार इन्होंने ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया। विभाग अपने ओर से उचित प्रस्ताव भेजे और उसमें से जो प्रस्ताव उचित थे उसको लिया, बाकी को नहीं लिया। जैसे आदर्श महाविद्यालय बनाने की बात थी, जो अभी भी हमारे यहाँ रन हो रहे महाविद्यालय, उनमें से कुछ महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय घोषित करना था, उन्होंने उनको चिन्हित करके लिया। तो ये जो चीजें हो रही है कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मांग को ध्यान में रख के नहीं, आम जनता की आवश्यकता क्या है उससे धरातल स्तर पे जो विचार करके किया गया, वो उससे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। पर एक चीज और कही गई अभी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहल राज्य सरकार को करनी चाहिए, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। पर यह मुद्दा मुख्य रूप से केंद्र का है। केंद्र जब तक हमको उस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना मजाक नहीं होता, उसके लिए पासपोर्ट कार्यालय, एक्साइज डिपार्टमेंट, कई सारे चीजों को कस्टम करना पड़ता है। तो हाँ, तो ये चीजें मल्टी डिपार्टमेंटल इश्यू होते हैं, केंद्र राज्य के संबंधों पर निर्भर करता है। पर मैं मानता हूं कि अगले बजट तक ये चीजें आ जाएगी और इससे निराकरण हो जाएगा। नक्सली मूवमेंट पे जिस तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। एक ज्यादा नक्सल मूवमेंट का पॉइंट से अलग डिस्कस करूंगा, उसमें भी एक बड़ा अच्छा नवाचार हुआ है, मैं आऊंगा उस सवाल के साथ। अनुराग जी, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें, एक तो ग्लास आधा खाली है जैसा अमित जी ने कहा, उम्मीदों की बात हो रही है। दूसरा कि रायपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेटिंग्स को लेकर भी बार बार हम खबरें चलाते हैं कि माना एयरपोर्ट जो है उसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है, तो क्या उस पर भी फोकस है अनुराग जी? मैं तो कहता हूं ना कि सरकार के हर उस बात पर फोकस है जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग बढ़ाया जाए।
अभी तपेश जी कह रहे थे, और जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में कहा कि जहां हमें लगे आवश्यकता है वहां बजट बढ़ाएंगे, उसका स्पष्ट उदाहरण है वाणिज्य और उद्योग विभाग में 119% बजट बढ़ा। मतलब एक बहुत बड़ी बात है। वाणिज्य और उद्योग विभाग में 119% बजट, खेल और युवक कल्याण विभाग में 100% बजट बढ़ना। छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए सड़कों के लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों के निर्माण के लिए दिए गए हैं। मतलब ऐसी सारी चीजें। अब रही बात अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और अन्य मांगों की, तो मैं तो कहता हूं साहब की राजनीति, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं राजनीतिक बयान नहीं दूंगा, लेकिन उनके अपने दायित्व थे जो उनको कहना था कि मुझे आधा गिलास खाली दिख रहा है उस पर, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में माननीय रमन सिंह के कार्यकाल में IIT, IIIT, GEC, NIT, हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी रही, NIFT खुलना अपने में बड़ी बात है। मतलब एक विश्व स्तरीय सारी संस्थाएं इस छत्तीसगढ़ में होंगी। 12 नर्सिंग कॉलेज, 6 अन्य कॉलेज, फिजियोथेरेपी, कुनकुरी में एक मेडिकल कॉलेज। मुझे लगता है कि सब वर्गों के लिए सब प्रकार का ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी साहब 5 साल की सरकार बची है, पहले ज्ञान, दूसरा गति, अब आगे देखें और क्या हो सकता है। वित्त मंत्री जी के पिटारे में बड़ी बड़ी चीजें हैं, विष्णुदेव साय जी के सुशासन में बड़ी बड़ी बातें हैं। निसंदेह छत्तीसगढ़ पुनः विकसित राज्य की श्रेणी में दौड़ेगा, ये तय है। जी जी। अवैध श्रीवास्तव साहब, छत्तीसगढ़ पुनः विकसित राज्य, एक बात। दूसरी बात कि एक तो डॉक्टर रमन सिंह सबसे ज्यादा मेरे ख्याल 12 बार उन्होंने बजट पेश किया, तब तो हमें दिखता है कि जो डेवलपमेंट है और जो आर्थिक सेहत है वो बहुत अच्छी है। लेकिन आपके 5 साल में बड़ा सैचुरेशन है। 19-20 में तो बम्पर दिखाया गया आर्थिक सेहत को, और बाद में एकदम चीजें डाउन हुई। क्या उसकी वजह से भी रफ्तार में ब्रेक लगे हैं श्रीवास्तव साहब? जी बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि जो मैंने अभी बताया आपको हक त्याग वाली बात, उसमें अगर रजिस्ट्री फीस भी रजिस्ट्री में जो हमने कम किया था अगर वो कर देते तो जनता को बहुत राहत मिलती, मेरा ऐसा मानना है। और आपने कहा कि ब्रेक लग गया, तो मैं आपको बता दूं हम लोग ने बहुत विषम परिस्थिति में अपने कार्यकाल को चलाया है, जिसमें 2 साल कोरोना काल के थे और उस विषम परिस्थिति में हम लोग ने छत्तीसगढ़ को फिर भी उसकी रफ्तार को रुकने नहीं दिया था और तरक्की का गढ़ बनाने के लिए और हम लोग अग्रसर थे। ललित जी सारी चीजों के आप प्रत्यक्ष गवाह भी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अनुराग जी अभी आपने कहा तो उन्होंने उस पर उत्तर उन्होंने नहीं दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि ACB ने 40 अधिकारियों पे कार्रवाई की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 202 IAS जो हैं वो यहाँ के अधिकारी के पद स्वीकृत है और 41 उसमें अधिकारी मिले नहीं है और 151 इसमें 27 IAS के ऊपर आपराधिक जो मामले हैं वो लंबित हैं और 24 IAFS के ऊपर। मतलब ये छोटी मछलियों की कार्रवाई करते हैं और बड़े को बचा देते हैं। अनुराग श्रीवास्तव साहब, मैं आंकड़े आ गए। अनुराग जी जवाब दीजिएगा। कार्रवाई छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछलियां, और इसके अलावा एक और बात की, रिक्त पदों पर भर्ती कब? जी, हाथ डालने पे इनके हाथ। ये जरा बड़ी मछली का नाम बताया ना, कौन बड़ी मछली? ईडी जिसको पॉलिटिकल मास्टरमाइंड कहती है वो बड़ी मछली? मतलब मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर एक बड़ी घमासान मच गई है कि भैया जिन जिन ने पैसा खाया है हमारे शीर्ष नेता उनको गिरफ्तार करो। आपने सिर्फ कवासी लखमा को गिरफ्तार करके छोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई भाई? जो मुख्य आदमी थे, जो पूरे प्रदेश का नियंत्रण करते थे, उन्हें क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है कांग्रेस यही कहना चाहते हैं। चिंता ना करिए, कोई नहीं छोड़े जाएंगे। सीडी कांड का भी अपराध और केस चालू हो गया है। आपके उद्योग मंत्री अभी जेल के अंदर हैं। और समीर मिश्रा की बात करें, सम्य चौरसिया की बात करें, अगर रानू साहू की बात करें, सारे लोग एक एक करके अंदर जाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर बड़ी व्याकुलता है कि उनके यहाँ की जो बड़ी मछली है या मगरमच्छ है वो अंदर जाए। तो मुझे लगता है जब इतनी साफ गोई, इतना व्याकुलता ये दिखा रहे हैं तो जरा नाम भी बता दें ताकि काम करने में आसानी हो। मुझे लगता है इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कांग्रेसियों को। ठीक, तपेश जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने याद दिलाया, वो था नक्सल मोर्चा, नक्सलवाद का मोर्चा। नो डाउट बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। एक बड़ा सवाल है जो हमेशा से एक चुनौती रहा है, वो है मोबाइल का नेटवर्क। वो ना डेवलपमेंट के लिए जाने दे, डेवलपमेंट को बाधित कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे जवान हैं जो उन मोर्चों पर तैनात हैं वो कई कई दिन घर से बात नहीं कर पाते। हमने कई तस्वीरें देखी हैं। आज इस बात को लेकर एक ऐलान किया गया, मुख्यमंत्री टावर योजना। तो अगर वाकई ये जमीन पर उतरती है तो उन इलाकों की, सुदूर इलाके जहां नेटवर्क नहीं है, वहां की स्थितियां बदलते देर नहीं लगेगी, बशर्ते अच्छे से उतारी जाएं। तपेश जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल नेटवर्किंग के कारण व्यापार, व्यवसाय या कार्यालय या पारिवारिक रिश्ते
बिखराव की स्थिति पर आ रहे हैं। ऐसे मोड़ पर यदि अगर हमारे ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र पर ये सुविधाएं मिल जाती है और इलेक्ट्रिसिटी पूरी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए प्रदेश का हर कोना विकसित हो जाएगा। हर व्यक्ति आज इंटरनेट इसलिए नहीं चला पा रहा है क्योंकि वहाँ पे या तो कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है या नहीं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें यदि अगर सॉर्ट आउट हो जाती है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है। यही मैं कह रहा हूँ बार बार कि इन्होंने किसी वर्ग को नहीं देखा, इन्होंने किसी एक क्षेत्र को नहीं देखा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो विकास हो गया, वित्त मंत्री का क्षेत्र है तो विकास हो गया, किसान का विकास हो गया, महिलाएं उपेक्षित हो गई, बच्चे कुंठित हो गए, विद्यार्थी, ऐसा कुछ नहीं देखा। इन्होंने जमीनी स्तर पे काम करके निकाला साहब कि किस चीज की बेसिक परेशानी है, और ये परेशानी मूल थी जो संपर्क होने से रोक रहा था। तो ये विकसित होने का बहुत बड़ा लाभ होगा, और साथ में साइबर सिक्योरिटी भी डाला ताकि वहां के लोग यदि का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सुरक्षित हो। साइबर और दूसरीकरण की बात जी जी, साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा पॉइंट था, ये जो इस पे हमें और डिटेल में हालांकि जाना चाहिए था, वक्त की कमी है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो विकास का मिशन और विष्णु का विजन के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। अब यह जमीन पर कब उतरता है, यही सबसे बड़ा सवाल होगा। नमस्कार।